यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। तो ब्रेक से पहले हम टैक्स रेट पढ़ रहे थे और टैक्स रेट हमने किस किस का पढ़ा। तो इन केस ऑफ द इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओ आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, उनके केस में हमने केस टैक्स रेट पढ़ा। जनरल टैक्स रेट की बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओ आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, यहां पे अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स और आई कैन कॉल इट बेसिक एग्जाम्पशन। 2,50,000 टू 5,00,000 5%, 5,00,000 टू 10,00,000 like that is 20%, more than 10,00,000 30%. Senior citizen, resident individual age 60 years or more in previous year up to 3,00,000 there is no tax, 3,00,000 to 5,00,000 5%, 5,00,000 to 10,00,000 20%, more than 10,00,000 30%. अब एक चीज समझना है यहां पे, सुपर सीनियर सिटीजन के केस में अप टू 5,00,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है, 5,00,000 टू 10,00,000 20%, मोर देन 10,00,000 30%। यहां पे सरचार्ज की हम बात कर रहे थे। तो सरचार्ज में मैंने क्या बताया आपको कि अगर टोटल इनकम है दैट इज नेट टैक्सेबल इनकम आपका अप टू 5,00,000 है, सॉरी अप टू 50,00,000 है, देन देयर इज नो सरचार्ज एट ऑल। अप टू 50,00,000 देयर इज नो सरचार्ज एट ऑल। But guys, if it is more than 50,00,000 up to 1 crore, then surcharge is 10% on the tax. Means whatever tax on that tax, just add the 10%. If that your total income is more than 1 crore up to 2 crore, just add the 15%. If it is more than 2 crore up to 5 crore, just add the 25%. And more than 5 crore, just add the 37% as a surcharge. And health and education cess is 4%. अब एक चीज समझना बेटा, ये जो हायर सरचार्ज है ना 25% एंड 37%, दिस सरचार्ज, ये जो सरचार्ज है, ये सरचार्ज बेसिकली निर्मला सीतारमण जी ने लाया। निर्मला सीतारमण जी ने, पहले सरचार्ज हुआ करता था मैक्सिमम 15%, मैक्सिमम 15% वो सरचार्ज। लेकिन बेटा ये जो 25% का रेट का सरचार्ज है एंड 37% की रेट पे सरचार्ज है, ये सरचार्ज जो लाया ये निर्मला सीतारमण जी ने लाया। निर्मला सीतारमण जी ने इन 2019 में लाया। लेकिन जैसे ही ये सरचार्ज लाया ना, जब 25% 37%, तो अपना जो शेयर मार्केट है ना, वो शेयर मार्केट क्रैश होना चालू हुआ। शेयर मार्केट है वो क्रैश होना चालू हुआ क्योंकि इलेक्शन ईयर था। तो जैसे ही जुलाई में बजट लाया, बजट में उन्होंने अनाउंस कर दिया 25% सरचार्ज, 37% सरचार्ज। तो शेयर मार्केट ने इसको ऑब्वियसली जो है वो सही नहीं लिया। मेनी पीपल, बिकॉज मेनी पीपल आर अर्निंग करोड्स ऑफ रुपीज फ्रॉम द शेयर मार्केट, their dividend income is a crores of rupees, their dividend income, and here they are saying that you have to pay the surcharge of the 37% 25%। तो उन्होंने बोला कि it is unfair, हम एक काम करते हैं, इंडिया से पैसा निकाल लेते हैं और बाहर के किसी शेयर मार्केट में लगाते हैं। बिकॉज 25% 37% सरचार्ज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सरचार्ज है। क्योंकि आप सोचेंगे, आप एक बात समझिए, आप लोग, आपकी टैक्स रेट मान लो 30% है, हायर टैक्स रेट इज 30%, सो 30% इज टैक्स रेट, प्लस इफ आई एड द सरचार्ज ऑफ 37%, सो प्लस 37% इट कम्स टू द 41.1%, एंड इफ आई एड द 4% ऑफ द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो इफेक्टिव टैक्स रेट विल बी 42.744%. So 42.744% means 43% tax is very high tax ना। So क्या हुआ कि जो शेयर मार्केट है वो शेयर मार्केट ने इसको थोड़ा अच्छे से नहीं लिया। जैसे ये निर्मला सीतारमण जी ने बजट में डाला, उसके बाद में शेयर मार्केट है वो धड़ाम से, सेंसेक्स है वो 2-3 हजार पॉइंट नीचे आ गया। 2-3 हजार पॉइंट जब प्रणव नीचे आया शेयर मार्केट, तो निर्मला सीतारमण जी को समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हो गया है। तो निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया पता है? निर्मला सीतारमण जी ने एक लॉ में अमेंडमेंट किया। और अमेंडमेंट कैसे किया वो मैं आपको बता दूं। लॉ में अमेंडमेंट किया निर्मला सीतारमण जी ने, और निर्मला सीतारमण जी ने एक प्रोविजन डाला कि भैया अगर आपका शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A क्या होता है, मैं आपको पहले ये बता दूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A क्या होता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑन द इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, और अगर आपने एसटीटी पे किया है, तो मैं बता दूं ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, ये टैक्सेबल होता है ओनली एट द रेट 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज। तो इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज इट इज टैक्सेबल एट द रेट 10%, मींस 10% है वो टैक्स रेट है करके, ठीक है, टैक्स रेट है। अब एक बात समझना,
एक और होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A है, ये आपका टैक्सेबल होता है 15% की रेट से। उसके बाद जो डिविडेंड की इनकम होती है, वो डिविडेंड की इनकम आपकी टैक्सेबल होती है एज पर नॉर्मल टैक्स रेट। भाई जो आपका नॉर्मल टैक्स रेट है वो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाता है। अब एक बात समझना, शेयर मार्केट से नॉर्मली 3 टाइप की इनकम हो सकती है। मींस आपने शेयर्स बेचे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो ये इनकम हो सकती है, शॉर्ट टर्म हुआ तो ये हो सकती है, और आपको डिविडेंड मिल सकता है। तो निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया, शेयर मार्केट वाले लोगों को थोड़ा खुश करने के लिए, जो बिग बिग इन्वेस्टर है करके, ठीक है, उनको थोड़ा खुश करने के लिए उन्होंने बोला कि चलिए ये जो 25% वाला जो सरचार्ज है एंड 37% वाला सरचार्ज है, ये मैं नहीं लूंगी अगर आपकी इनकम ये 3 सोर्स से है। मींस योर इनकम इज बेसिकली फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और डिविडेंड है कितना भी अमाउंट हो करके, मैं 25% 37% सरचार्ज है वो मैं इस टैक्स पे नहीं लूंगी। मींस जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स पे आपका मैक्सिमम सरचार्ज जो है वो मैक्सिमम सरचार्ज उन्होंने बोला 15%। मैक्सिमम सरचार्ज है वो 15% रहेगा। मींस यहां पे आपका 25% एंड गाइस 37% सरचार्ज नहीं रहेगा। 25% एंड 37% सरचार्ज नहीं रहेगा। हियर मैक्सिमम सरचार्ज इज अ 15%। मैक्सिमम सरचार्ज है वो आपका 15% की रेट से रहेगा। आपका कितना भी ये इनकम हो, कितना भी ये इनकम हो करके मैक्सिमम सरचार्ज कितना रहेगा आपका 15%। अब एक चीज समझना, इस साल बाय द फाइनेंस बिल 2022 जब निर्मला सीतारमण जी लेके आई तो उन्होंने एक और बेनिफिट दिया, एक और बेनिफिट दिया, और उन्होंने यहां पे बोला कि अगर आपका कोई दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है जो कि सेक्शन 112 में टैक्सेबल होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 में टैक्सेबल होता है उस पे आपकी जो टैक्स रेट होती है उस पे 20% टैक्स रेट है। इस पे भी इन्होंने इस बार से बेनिफिट दिया बाय फाइनेंस एक्ट 2022 से। यहां पे फाइनेंस एक्ट 2022 से इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 वाला होता है, नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कि आपका 20% की रेट से टैक्सेबल होता है, उस पे भी बोला कि आपका मैक्सिमम सरचार्ज है वो आपका 15% रहेगा। तो अब मैं आपको यह बोल सकता हूं कि 4 तरह की जो इनकम है, 4 तरह की इनकम कौन कौन सी, एक तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला जो कि शेयर मार्केट में होता है, दूसरा तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला जो शेयर मार्केट से होता है, तीसरा डिविडेंड का इनकम, और चौथा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112। ये 4 इनकम ऐसी है जिसपे कितना भी इनकम हो आपको ये सरचार्ज 25% 37% है वो आपको हिट नहीं करेगा। ये 25% 37% सरचार्ज आपको हिट नहीं करेगा। मींस यहां पे मैक्सिमम सरचार्ज जो टैक्स पे आएगा वो कितना आएगा, 15% आएगा। 15% से ज्यादा आपको सरचार्ज हिट नहीं करेगा। मींस मैक्सिमम सरचार्ज कैन बी 15% ओनली। अब एक चीज समझना, मैं आपको एक एग्जांपल सिखाने वाला हूं और उस एग्जांपल पे आप ध्यान देना। मैंने बोला 4 तरह की इनकम, कौन सी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 डिविडेंड का इनकम और नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा होता है, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जैसे आपने प्रॉपर्टी बेची, मैंने मान लो प्रॉपर्टी बेच दी, मैंने जो प्रॉपर्टी बेच दी, तो मैंने जब प्रॉपर्टी बेचा तो प्रॉपर्टी के केस में जो मेरा इनकम है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% से जाता है, तो उस पे भी जो सरचार्ज है मैक्सिमम सरचार्ज 15% लग सकता है बेटा। 25% 37% सरचार्ज नहीं लगेगा। मैक्सिमम 15% सरचार्ज आ सकता है, कभी भी 25% 37% सरचार्ज है वो नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना, वीरेंद्र बोल रहा है कि फ्यूचर ऑप्शन भी इसमें जाता है। आंसर इज नो। फ्यूचर ऑप्शन में जो भी आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो वो आपका बिजनेस का इनकम होता है। डेरिवेटिव्स है वो डेरिवेटिव्स इसमें नहीं जाता, वो बिजनेस का इनकम होता है, नॉर्मल बिजनेस होता है करके, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस होता है, बिजनेस का इनकम में जाता है डेरिवेटिव। जो फ्यूचर ऑप्शन है अपन पढ़ेंगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में वगैरह, बीजीबीपी में पढ़ेंगे। फ्यूचर ऑप्शन है वो आपका कहां जाता है, फ्यूचर ऑप्शन वाला जो पार्ट है वो आपके बिजनेस में जाता है। अब एक चीज समझना, आपका थोड़ा ध्यान इधर होना चाहिए अभी, बिकॉज नेक्स्ट 5 मिनट्स में एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, अगर आपको एक बार में समझ में आ गया इसका मतलब आप समझ लिए, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ये लास्ट तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई जस्ट नीड योर 100% अटेंशन फॉर नेक्स्ट 5 मिनट।
आप सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ऐसा फिट बैठ जाएगा कि आपको कभी भूल नहीं पाओगे। बट सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दीजिए। चलिए, आपका ध्यान पूरा इधर होना चाहिए और मैं आपको सिखाने वाला हूं यहां पे। ऑल पीपल पे अटेंशन। तो मैं यहां पे एक टेबल बना दूं और उस टेबल के हिसाब से बताऊंगा। तो जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मेरे को कुछ इनकम हुई, मैं यहां पे ले रहा हूं केसेस 1 2 3 4 केसेस बताऊंगा। उसके बाद मेरा कैपिटल गेन 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या 112A वाला या 111A वाला कितना है, एंड डिविडेंड इनकम है वो कितना है। इसको मैं बोल देता हूं एक बार के लिए स्पेशल इनकम, क्योंकि इन इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद मेरी अदर इनकम कितनी है और इन दोनों को टोटल करूंगा तो मेरी आ जाएगी टोटल इनकम। इन दोनों को टोटल करूंगा तो मेरी आ जाएगी टोटल इनकम। अब मैं आपको बताऊंगा कि सरचार्ज कितना लगेगा। सरचार्ज ऑन टैक्स ऑन कैपिटल गेन एंड डिविडेंड, मींस जो भी आपका डिविडेंड और कैपिटल गेन पे टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज कितना लगेगा। और दूसरा मैं सिखाऊंगा सरचार्ज ऑन बैलेंस टैक्स, जो बैलेंस टैक्स आएगा उस पे आपका सरचार्ज कितना आएगा। तो चलिए, आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए इधर होना चाहिए। नेक्स्ट 5 मिनट्स आई जस्ट नीड योर 100% अटेंशन फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो इधर देखिए, चलिए, हमको आपका चाहिए अटेंशन 5 मिनट के लिए। और आप खुद ही आंसर करेंगे, बहुत ही इजी है, आप खुद आंसर करेंगे। इधर देखिए, आप खुद ही आराम से आंसर करेंगे। चलिए इधर देखिए, सबसे पहले केस नंबर 1, जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई पर्सन है मिस्टर बीबी और मैं मेरी बात कर रहा हूं। मेरे केस में हुआ क्या कि मेरे केस में मान लो मेरा कैपिटल गेन एंड डिविडेंड 20 लाख है और मेरी अदर इनकम है वो भी 25 लाख है। अदर इनकम 25 लाख है, तो मेरी टोटल इनकम हो गई कितनी, 45 लाख। और मेरी जब टोटल इनकम 45 लाख है तो सरचार्ज नहीं आएगा। आंसर इज नो, सरचार्ज नहीं आएगा। तो यहां पे कोई भी सरचार्ज नहीं आएगा बिकॉज माई टोटल इनकम इज ओनली 45 लाख। सरचार्ज इज एप्लीकेबल ओनली इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख, देन ओनली सरचार्ज इज एप्लीकेबल, अदरवाइज सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल। अब एक बात समझिए, यहां सरचार्ज नहीं आएगा। दूसरा एग्जांपल, मान लो सर मेरा यहां कैपिटल गेन जो है और डिविडेंड का इनकम है वो 40 लाख है, मेरी अदर इनकम है वो 50 लाख है, तो टोटल कितना हुआ, टोटल कम्स टू 90 लाख। तो देखो 90 लाख जब है ना मेरा टोटल इनकम, तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 90 लाख अगर मेरा टोटल इनकम है तो उस केस में सरचार्ज कितना आना चाहिए। मैंने यहां बताया इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़, तो सरचार्ज आपका 10% आएगा। तो जो आपका टैक्स कैपिटल गेन पे कैलकुलेट करोगे, डिविडेंड की इनकम पे कैलकुलेट करोगे, उस पे भी सरचार्ज 10% आएगा और बाकी वाले टैक्स पे भी सरचार्ज 10% आएगा। बिकॉज 10% 15% तक तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्या हमको लिखना है, आंसर इज नो, देयर इज नो नीड टू राइट, जस्ट फोकस हियर ओनली। देखो अगर आपका इनकम 90 लाख है तो उस केस में सरचार्ज 10% है, वो 10% तो लगेगा ही ना। आंसर इज यस, 10% लगेगा। मैं बोल रहा हूं 25-37 नहीं लगेगा, मींस 25% एंड 37% विल नॉट बी एप्लीकेबल, बट अदरवाइज 10 और 15% है, वो 10 और 15% तो लगेगा ही ना। आंसर इज यस। चलिए अब एक और बात समझना, तीसरा एग्जांपल ध्यान देना। हम मेरा मान लो यहां पे कैपिटल गेन डिविडेंड है वो 90 लाख है, कैपिटल गेन डिविडेंड है वो 90 लाख है और अदर इनकम है वो मेरा 80 लाख है। अदर इनकम मेरा 80 लाख है, तो टोटल हो गया 1 करोड़ एंड 70 लाख। 1 करोड़ एंड 70 लाख। अब एक बात समझिए, जब 1 करोड़ 70 लाख है तो 1 करोड़ से तो ज्यादा ही है, एंड अप टू 2 करोड़ है तो सरचार्ज कितना आना चाहिए, 15%। तो कैपिटल गेन डिविडेंड पे जो टैक्स आएगा उस पे भी आप सरचार्ज कितना लेंगे, 15%, और उसके बाद जो बैलेंस इनकम पे भी सरचार्ज आएगा वो आप 15%। तो 15% तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां 15% है, वो 15% तक आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, एक नेक्स्ट पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग, पे अटेंशन।
मान लो फॉर एन एग्जांपल आपका कैपिटल गेन एंड डिविडेंड है, दैट इज द 2 करोड़ एंड 10 लाख. Capital gain dividend is 2 crore and 10 lakh. And guys, your other income is 2 crore and 20 lakh. Other income is 2 crore and 20 lakh. So total comes to, can I say that 4 crore and 30 lakh? Total comes to 4 crore and 30 lakh. अब मुझे एक बात बताइए, when your income is cross the 2 crore, then surcharge is 25%. Surcharge is 25% because here we have discussed that if your income is more than 2 crore up to 5 crore, then surcharge should be 25%. So here guys, your surcharge should be 25%. But just we have discussed that in case of capital gain, this capital gain and dividend income, whatever the tax, on that tax maximum surcharge can be 15%. So can I say that यहाँ पे आपका जो surcharge on the tax on capital gain और dividend वाला जो रहेगा, उस पे आपका maximum surcharge कितना लगेगा? 15%. Maximum surcharge 15%. एंड सर जो अदर इनकम बचा आपका, अदर इनकम पे जो टैक्स है, वो अदर इनकम पे टैक्स, जो अदर इनकम 2 करोड़ 20 लाख है, उस पे जो टैक्स आएगा, उस टैक्स पे आपका कितना सरचार्ज रहेगा? 25%. अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे आप 25% सरचार्ज ऐड करिए, बट कैपिटल गेन और डिविडेंड का इनकम जो रहेगा उस पे जो टैक्स आएगा उस पे मैक्सिमम सरचार्ज इज 15%. यहां पे कोई डाउट नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो अभी समझाने जा रहा हूं वहां पे आप फोकस करिए. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल नंबर 5. हुआ क्या, जैसे मान लो आपका कैपिटल गेन डिविडेंड वगैरह मिला के 90 लाख है. दिस इज द 90 लाख एंड हियर इट इज 1 करोड़ 70 लाख. 1 करोड़ 70 लाख. सो 1 करोड़ 70 लाख एंड 90 लाख टोटल कम्स टू द 2 करोड़ एंड 60 लाख. ऐसा बोल दो, 2 करोड़ एंड 60 लाख या 2 करोड़ एंड 60 लाख. अब मुझे एक बात बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पे, नहीं 15% दो बार कैसे लगेगा प्रणव? 15% यहां पे ये वाले जो इनकम है इस पे जो टैक्स आएगा उस टैक्स पे 15% और ये वाले अमाउंट पे जो टैक्स आएगा उस अमाउंट पे 25%. लास्ट वाले एग्जांपल में. अब ये वाला एग्जांपल सबसे इंटरेस्टिंग है, एक बात समझिए. यहां पे आपका 90 लाख का कैपिटल गेन डिविडेंड है, 1 करोड़ 70 का दूसरा इनकम है, तो टोटल इनकम इज 2 करोड़ 60. तो व्हेन टोटल इनकम इज 2 करोड़ 60, तो मैं बोलूं यहां सरचार्ज 25% आना चाहिए. लेकिन वॉट एवर द टैक्स ऑन द कैपिटल गेन एंड डिविडेंड, कैन आई से दैट ऑन कैपिटल गेन एंड डिविडेंड योर मैक्सिमम सरचार्ज कैन बी 15%. मैक्सिमम सरचार्ज कैन बी 15%. बट वॉट अबाउट द टैक्स ऑन अदर इनकम? नाउ गाइज, here tax on other income you will calculate on 1 करोड़ 70 लाख. अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए. मुझे एक बात बताइए, your total income is 2 करोड़ 60 लाख, that is more than 2 करोड़, बट क्या ये टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है? इसमें क्या इस कैपिटल गेन डिविडेंड की वजह से है या नहीं है? मुझे ये बताइए, क्या ये कैपिटल गेन और डिविडेंड की वजह से, कैपिटल गेन एंड डिविडेंड की वजह से ये आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है या नहीं? आंसर इज यस. बिकॉज अगर आप ये कैपिटल गेन डिविडेंड को हटा देते हैं तो आपकी इनकम कितनी है? सिर्फ 1 करोड़ 70 लाख है. 1 करोड़ 70 लाख है. तो लॉ मेकर्स यहां पे ये बोलते हैं कि जो बैलेंस इनकम पे जो टैक्स आएगा ना, उस पे भी सरचार्ज आपका 15% रहेगा. उस पे भी सरचार्ज जो है वो आपका 15% रहेगा, क्योंकि आपकी जो अदर इनकम है, देखिए ऊपर वाले एग्जांपल में क्या था कि दिस इनकम वाज मोर देन 2 करोड़, बट गाइस दिस इनकम वाज मोर देन 2 करोड़ नॉट ओनली ड्यू टू दिस कैपिटल गेन एंड डिविडेंड, बिकॉज योर अदर इनकम इटसेल्फ वाज मोर देन 2 करोड़. भाई तुम्हारा जो अदर इनकम है वो अदर इनकम अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा था. जो तुम्हारा अदर इनकम है वो अदर इनकम अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा था. यहां पे अदर इनकम अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है. तो इस इनकम पे जो भी आपका टैक्स आएगा उस टैक्स पे आप सरचार्ज कितना लेंगे? मैक्सिमम 15%. मींस यहां पे भी आपका 15% आएगा. होप सो यू अंडरस्टूड माय पॉइंट. यू अंडरस्टूड? वी विल टेक सर्टेन मोर एग्जांपल, डोंट वरी अबाउट दैट. तो यहां पे आप कितना लेंगे? इस पे भी 15%. मींस ये जो इनकम पे टैक्स आएगा उस पे भी 15%. अब एक और चीज समझना, एक और एग्जांपल लेता हूं, समझने की कोशिश करना. हाँ देखिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल हुआ क्या, एग्जांपल नंबर 6, आपका
ये जो इनकम है वो 3 करोड़ है, 3 करोड़ है। कैपिटल गेन डिविडेंड इज 3 करोड़, लेकिन अदर इनकम इज ओनली 40 लाख रुपीज। अदर इनकम इज 40 लाख रुपीज। सो टोटल कम्स टू 3 करोड़ एंड 40 लाख। टोटल कम्स टू 3 करोड़ एंड 40 लाख। अब मुझे एक बात बताइए, व्हेन दिस टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़ तो यहां पे सरचार्ज 25% आना चाहिए, लेकिन गाइस कैपिटल गेन डिविडेंड पे मैक्सिमम कितना आएगा? 15%। अब मुझे एक बात बताइए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। यहां पे सर अदर इनकम जो है उस पे जो टैक्स आएगा, अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा, बैलेंस इनकम पे जो टैक्स आएगा, उस पे सरचार्ज कितना ले? क्या उस पे सरचार्ज है हम ले ही नहीं? क्या इस 40 लाख पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज लगेगा ही नहीं? राइट आंसर इज सरचार्ज लगेगा। कितना लगेगा भाई? 15% सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा ना। 15% सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा ना, बिकॉज गाइज योर सरचार्ज डिपेंड्स ऑन योर टोटल इनकम ना। योर टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़। हियर योर टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ ना। टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 15% सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि 25% लगेगा या नहीं लगेगा। मीन्स यार पूजा, एक बात समझ, यहां पे आपका जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम मींस ऑल इनकम की टोटल माइनस डिडक्शन, दैट इज इटसेल्फ इज मोर देन 1 करोड़। तो जब ये 1 करोड़ से ज्यादा है, तो 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा। आपको यह चेक करना है कि 25% लगेगा या नहीं लगेगा। आपको यह चेक करना है कि 25% लगेगा या नहीं लगेगा, वो आपको चेक करना है। तो यहां पे 15% है, वो आपका मैक्सिमम, इस पे कितना लगेगा? 15%। और अदर इनकम पे आप यहां पे ऐसा नहीं बोल सकते कि सर अदर इनकम इज ओनली 40 लाख तो इस वाले टैक्स पे तो कोई सरचार्ज नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं है। लॉ मेकर्स बोलते हैं 15% तो लगेगा ही लगेगा। हितेश 15% तो लगेगा ही लगेगा। यहां पे आपको यह देखना है कि 25%, 37% लगेगा या नहीं लगेगा, दैट यू हैव टू चेक। मींस 25% या 37% है, वो लगेगा या नहीं लगेगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। बट बेटा 15% है, वो 15% तो आपका लगेगा ही लगेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, इधर देखिए बेटा, पॉइंट नंबर 7 यहां पे आप ध्यान देना, और पॉइंट नंबर 7 आपको इजीली समझेगा। जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, आपका कैपिटल गेन का और डिविडेंड का इनकम है 1 करोड़, अदर इनकम जो है वो आपका मान लो 7 करोड़ है। तो टोटल हो गया आपका 8 करोड़। टोटल इनकम 8 करोड़ हो गया। अब एक बात समझना आप लोग, इधर देखना आदित्य, आदित्य इधर देखना। शिखा नो, शिखा नो, नॉट पॉसिबल। मींस 15% तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज समझना, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना। टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख, देन 10% लगेगा ना। अप टू 1 करोड़ है तो 10% लगेगा, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% लगेगा। देखो 15% तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 25, 37 लगेगा या नहीं लगेगा, वो चेक करना है। तो देखिए बेटा, यहां पे आपको देखना है टोटल इनकम कितना है? 8 करोड़ है। तो टोटल इनकम जब 8 करोड़ है तो आपका सरचार्ज तो 37% लगना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, आपका कैपिटल गेन और डिविडेंड वाला इनकम है, उस पर जो टैक्स आएगा उस पर मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा? 15%। अब एक बात समझिए, आपका जो अदर इनकम है वो अपने आप में 7 करोड़ है। तो क्या अदर इनकम अपने आप में मोर देन 5 करोड़ है या मोर देन 2 करोड़ है या नहीं? आंसर इज यस। अदर इनकम जो है वो अपने आप में 2 करोड़ से भी ज्यादा है, 5 करोड़ से भी ज्यादा है। तो मैं बोलूं अदर इनकम पे, इस पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज कितना लगेगा? 37%। उस पे जो टैक्स आएगा उस टैक्स पे आपका सरचार्ज कितना लगेगा? 37%। लेकिन एक चीज समझना, अब एक और एग्जांपल नंबर 8, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना। एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 में मान लो आपका ये कैपिटल गेन डिविडेंड का इनकम है वो आपका 6 करोड़ रुपीस है। कैपिटल गेन डिविडेंड का 6 करोड़ है, और आपका अदर इनकम है वो, फॉर एन एग्जांपल अदर इनकम है वो आपका 4 करोड़ 70 लाख रुपीस है। तो टोटल कितना हुआ आपका? 10 करोड़, या मैं एक काम करता हूं उसको 60 लाख कर देता हूं, इतना बड़ा अमाउंट ना करके इसको 60 लाख कर लेता हूं। तो इसको मैं 60 लाख कर देता हूं एंड 4 करोड़ 70 लाख, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 5 करोड़ एंड 30 लाख। अब एक बात बताइए,
आपका जो डिविडेंड है और कैपिटल गेन है वो आपका कितना है 60 लाख है। तो 60 लाख पे जो भी टैक्स आएगा, अब आपका यहां पे देखोगे तो टोटल तो आपका 5 करोड़ से ज्यादा है, टोटल 5 करोड़ से ज्यादा है, टोटल है वो 5 करोड़ से ज्यादा है, तो यहां 37% आना चाहिए। लेकिन कैपिटल गेन और डिविडेंड पे जो भी टैक्स आएगा उस पे मैक्सिमम सरचार्ज आपका कितना आएगा 15% आएगा, तो यहां पे आप 15% लेंगे। और गाइस अब एक बात बताइए, ये जो आपकी ये तो 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% आना चाहिए। आपको ये देखना है क्या अदर इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 5 करोड़ और नॉट, आंसर इज नो। other income is not more than 5 crore, here other income is not more than 5 crore, other income is less than 5 करोड़ करके, ठीक है। तो यहां पे मैं एक बात बताऊं, अदर इनकम जो है, ये एक बात बताइए, ये टोटल इनकम 5 करोड़ को क्रॉस कर रहा है, इसमें किसकी वजह है, ये कैपिटल गेन डिविडेंड की वजह से है। तो कैपिटल गेन डिविडेंड की वजह है, तो यहां पे पूजा आपका अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज आपका 25% रहेगा। अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज 25% रहेगा, क्योंकि ये अपने आप में 5 करोड़ से ज्यादा थोड़ी है। अदर इनकम अपने आप में अगर 5 करोड़ से ज्यादा होती तो उस केस में आप यहां पे 37% लेते, बट ये 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, बट मोर देन 2 करोड़ है, तो ऑब्वियसली यहां पे 25% सरचार्ज आएगा ऑन द टैक्स ऑन अदर इनकम। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, आप बोलोगे यहां पे श्रेष्ठ बोल रहा है कि सर ये 60 लाख है तो इस पे क्यों 10% नहीं ले रहे? अरे भाई बाबू एक बात बता, तेरे को हमेशा टोटल इनकम देखना है ना, टोटल इनकम तो 1 करोड़ से ज्यादा है ना श्रेष्ठ। देख 15% तो लगेगा ही लगेगा, आंख बंद करके चल। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है टोटल इनकम इज ऑल टाइप ऑफ इनकम, इफ दिस टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ तो 15% तो लगेगा ही ना लगेगा। तुझे ये देखना है 25% या 37% लगेगा या नहीं लगेगा। अब एक बात बता, 15% तो यहां लगेगा ही लगेगा, तो यहां पे कैपिटल गेन और इस पे अब लगना तो कितना चाहिए, दोनों पे मिला के 37 लगना चाहिए था, बट यहां पे कैपिटल गेन डिविडेंड पे कितना लगेगा 15। अदर इनकम क्या अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25% लगता, और अगर अपने आप में 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% लगता। अदर इनकम आपका कितना है 4 करोड़ 70 लाख है, जो कि आपका 2 करोड़ से ज्यादा है, तो अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे आपका 25% की रेट से सरचार्ज लगेगा करके, ठीक है। चलिए अब एक और काम करते हैं अपन, चलिए इधर देखिए सब लोग, लास्ट एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9। मान लो स्पेशल इनकम है वो सिर्फ 50 लाख है, एंड गाइस अदर इनकम जो है वो अदर इनकम कितना लू मैं, शिखा अदर इनकम कितना लू, तू जो बोलेगी वैसा लूंगा, तू बता दे अदर इनकम कितना लू। तूने बोला स्पेशल इनकम 50 लाख ले लीजिए, अदर इनकम कितना लू। हाँ मतलब पहले है ना, पहले आपको टोटल इनकम देखना है, टोटल इनकम आपको देखना है और उस पर सरचार्ज कितना है वो देखना है। तो 15% तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 25 और 37 लगेगा नहीं लगेगा वो आपको चेक करना है। शिखा तू बता, चल 9 में मैंने ले लिया आपका डिविडेंड और ये स्पेशल इनकम है वो 50 लाख का है, और अदर इनकम में 5 करोड़ से ज्यादा ले लू, चल ले ले 5 करोड़ से ज्यादा, तो ये मैंने 6 करोड़ ले लिया, तो 6 करोड़ 50 लाख आ गया। अब एक बात बता, अदर इनकम जो है, अदर इनकम क्या टोटल इनकम जो है वो आपका 1 करोड़ से ज्यादा है। एक बात बता, ये जो है ये आपका 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% सरचार्ज तो आएगा ही आएगा, 15% तक तो चेक ही नहीं करना। तो और इस पे आपका जो टैक्स आएगा इस पे सरचार्ज कितना रहेगा 15%। अब आपको ये देखना है कि भैया 37% 25% आएगा या नहीं। अदर इनकम इज मोर देन 5 करोड़, आंसर इज यस, तो अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे आपका 37% की रेट से सरचार्ज आ जाएगा। 15% एंड 37%। अरे पूजा, चलिए अब मैं आपको देता हूं एग्जांपल, आप मुझे बताएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10, ये आपका 70 लाख है, ये आपका 70 लाख, और बेटा ये आपका मान लो 90 लाख है। आप बताइए 70 और 90 कितना होता है टोटल, 1 करोड़ और 60 लाख। आप बताइए स्पेशल रेट वाला जो है वो आपका 70 है, अदर आपका 90 है, टोटल आपकी इनकम 1 करोड़ 60 है। आप मुझे बताइए कितना कितना सरचार्ज लगेगा, स्पेशल रेट्स के टैक्स में कितना लगेगा और नॉन स्पेशल रेट्स में कितना लगेगा, बताइए।
राइट आंसर इज एट बोथ प्लेस 15-15%। एट बोथ प्लेस 15-15%, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक और एग्जांपल, कि मान लो आपका स्पेशल रेट्स वाला 1,20,00,000 है और नॉन स्पेशल वाला जो है दैट इज 1,80,00,000 है, तो टोटल कम्स टू 3 करोड़। बताइए मुझे, अब बताइए, स्पेशल वाला 1,20,00,000, अदर इज 1,80,00,000, टोटल कम्स टू 3 करोड़। बताइए। राइट आंसर इज हियर ऑल्सो इन द बोथ द केसेस 15%, कोई दिक्कत नहीं है। हियर ऑल्सो बोथ द केसेस 15%, बोथ द केसेस 15%, इन दिस केस ऑल्सो। हाँ चलिए अब एक बात समझिए, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट लेता हूं, ये आपका 90 लाख है, 90 लाख है, और ये आपका 2,40,00,000 है, तो टोटल हो गया आपका 3,30,00,000। अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए, 90 लाख एंड 2,40,00,000, तो यहां पे मैं बताऊं, जो पहला वाला इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे आपका 15%, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और जो अदर इनकम पे टैक्स आएगा उस पे मैं बताऊं कितना, कितना हेमंत, कितना, 25%। यस एग्जैक्टली, यू आर करेक्ट यार, एग्जैक्टली आप एकदम सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने यहां पे कराए। चलिए अब अपन एक काम करेंगे, अपन बुक से कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए, अगर आपके पास बुक है तो आ जाइए बुक पे, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इधर ध्यान दीजिए करके, ठीक है। चलिए, तो हम लोग चल रहे हैं पहले टॉपिक पे, और पहला टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द आपका टॉपिक्स टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। तो सबसे पहले पेज पे मैंने आपको टैक्स रेट के बारे में बात की हुई है, तो देखिए ये सब चीजें मैंने आपको बताई। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन और टैक्स रेट, बेटा क्या कितना टैक्स लगता है, 2,50,000 इज बेसिक एग्जाम्पशन, कोई भी टैक्स नहीं, ये मैंने बताया। सीनियर सिटीजन मैंने बताया, सुपर सीनियर सिटीजन के केस में बताया। उसके बाद एक सीबीडीटी का सर्कुलर मैंने आपको बताया, और सीबीडीटी के सर्कुलर में मैंने आपको बताया कि भैया अगर कोई 60th और 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, देन इट इज अज्यूम दैट ही हैज कंप्लीटेड द पर्टिकुलर एज ऑन 31st March 2023 एंड ही कैन क्लेम द एनहांस बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट। अब एक बात समझो, इसको मैंने एक शॉर्टकट में बता रखा है, एक बहुत अच्छे से देखिए क्या लिखा हुआ है। तो अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है तो बेटा आप सरचार्ज ले लीजिए, कुछ भी सरचार्ज नहीं आएगा। टोटल इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ तक है, तो उस केस में आपका सरचार्ज 10% है, इस पे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 2 करोड़ तक है, तो 15% सरचार्ज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझिए, अगर आपका डिविडेंड है या कैपिटल गेन है, ये तीनों कैपिटल गेन और डिविडेंड, ये डिविडेंड कैपिटल गेन वगैरह ये भी 2 करोड़ से ज्यादा है करके, ठीक है। तो आप एक काम करिए, डिविडेंड और कैपिटल गेन जो है उस पे आप मैक्सिमम 15% सरचार्ज ही लेंगे उसके टैक्स पे। लेकिन आपकी जो रिमेनिंग टोटल इनकम है वो मान लो 2 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 5 करोड़ है, रिमेनिंग टोटल इनकम है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 5 करोड़ है। तो एक बात बताओ, रिमेनिंग टोटल इनकम अगर आपका 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 5 करोड़ है, तो मैं बताऊं कैपिटल गेन और डिविडेंड है उस पे तो 15% सरचार्ज आएगा, बट रिमेनिंग इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे आपका 25% सरचार्ज आएगा। बट रिमेनिंग इनकम अपने आप में 5 करोड़ से ज्यादा है, तो रिमेनिंग इनकम पे जो सरचार्ज आएगा टैक्स पे वो आपका 37% आएगा। यहां पे मैंने इजी लैंग्वेज में भी बता के दे रखा है करके, ठीक है, कि इसका कैसे समझ सकते हैं। तो इन एनी केस सरचार्ज ऑन डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, ये तीन है, शैल नॉट एक्सीड द 15%, मैक्सिमम सरचार्ज कैन बी 15%। assessee will never be hit with the surcharge of 25% merely because such dividend or capital gain push his total income into exceeding 2 crore but up to 5 crore brackets, but the remaining total income is less than 2 crore rupees. Assessee will be hit by surcharge of 25% on his remaining total income only if the remaining total income itself is more than the 2 crore. Likewise, assessee will never be hit with the surcharge of 37% merely because due to his other income, that total income exceeding the 5 crore rupees, but suppose other income itself is more than 5 crore, then he will be hit by the surcharge of the 37%. और जो मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल लिखवाए
सिमिलर एग्जाम्पल मैंने यहां पे क्रिएट करके 15 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आप एक काम करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो मैं आपको यहां से बता रहा हूं, और वो क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी सिखाया है। आप क्या करेंगे, आपके पास अगर सॉफ्ट कॉपी है तो आप मोबाइल में या कंप्यूटर पे सॉफ्ट कॉपी खोल दीजिए। मींस इसका जो सॉफ्ट कॉपी 50 पेजेस तो आपको स्टार्टिंग में मिले हुए, अगर आपका पहला बैच है तो वो वाला आप सॉफ्ट कॉपी खोल दीजिए, और आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, और क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप रफ में सॉल्यूशन करेंगे, और रफ में आप देखेंगे कि टैक्स कितना आ रहा है, सरचार्ज कितना आ रहा है, फिर आप सॉल्यूशन को देखेंगे। तो हमेशा ये अपना एक स्टैंडर्ड रूल रहेगा पढ़ने का कि पहले आप क्या करेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट है वो जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन पहले खुद ट्राई करेंगे, और उसके बाद सॉल्यूशन आप देखेंगे। डायरेक्टली आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, ऐसे टिक मारने की जरूरत नहीं है, आप पहले खुद करने का ट्राई करेंगे, फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक चीज है ना हितेश, वो बड़ा ध्यान देना करके, ठीक है, कि जो भी आपका कैपिटल गेन 112 वाला होता है ना, तो 112 वाला जो शेयर मार्केट में कैपिटल गेन होता है, जैसे ये 25 लाख है, तो आप टोटल इनकम में पूरा 25 लाख लेंगे, बट टैक्स किस पे लगता है पता है, इन एक्सेस ऑफ द 1 लाख। इन एक्सेस ऑफ द 1 लाख, 1 लाख तक टैक्स नहीं लगता, 1 लाख के ऊपर वाले पे टैक्स लगता है, और 1 लाख के ऊपर वाले पे 10% की रेट से टैक्स लगता है। तो जैसे ये 2 लाख 25 लाख है, तो 25 लाख पे 10%, तो 2,50,000 आना चाहिए था, नहीं। आप देखेंगे यहाँ टैक्स है वो आपका 2,40,000 है। बिकॉज जो टैक्स है वो 1 लाख पे नहीं लगता, एलटीसीजी 112 ये जो शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 112 वाला, उस पे बेटा आपका जो है वो 10% जो क्या बोलते हैं टैक्स रेट है, वो पूरे अमाउंट पे नहीं है, इन एक्सेस ऑफ द 1 लाख है, वो आपका यूज होता है। तो आप एक काम करेंगे, यहां से एग्जाम्पल नंबर 1 जो दे रखा है, उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर जो 2 दे रखा है, एंड उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है। ये 3 एग्जाम्पल आप करेंगे, थर्ड को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3, ये 3 एग्जाम्पल आप करिए, मैं आपको 4-5 मिनट का टाइम देता हूं। हाँ हाँ, कॉम्पैक्ट 1 आपको मिलने वाला है, दैट इज स्टिल अंडर द प्रिंटिंग, बिकॉज लास्ट 31st तक के जो अमेंडमेंट है दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। सो वो कॉम्पैक्ट 1 इसलिए मैंने बाकी रखा था, तो वो आपको मिल जाएगा। आप मुझे 5-6 दिन दीजिए, 5-6 दिन आप मैनेज कर सकते हैं इस चीज से, कोई दिक्कत नहीं है। आप बुक वहां से देखिए सॉफ्ट कॉपी, और आप क्वेश्चन को चेक करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 क्वेश्चन फटाफट फटाफट मुझे करके बता दीजिए, और बोल दीजिए कि सर हो गया। करिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4।
यस पीपल, डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर, अब एक बात समझता, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आईसीआई ने दिया नहीं है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन हैंडमेड है, क्वेश्चन नंबर 3। अब एक बात समझना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, कॉम्पैक्ट में ऐसे, उर्वी एक बात बताना वापस, तो एग्जाम्पल 2 में कंफ्यूज हो गई। एग्जाम्पल 2 में ये बोलती है कि अदर इनकम जो है उस पे 15% सरचार्ज क्यों लिया, अदर इनकम तो ओनली जो है उस पे 1 करोड़ है तो उस पे तो 10% आना चाहिए। ना ना बाबू, ऐसा नहीं ना बेटा, ऐसा कैसे। एक बात बता, तुझे टोटल इनकम देखना है, तो टोटल इनकम है वो तो अपने आप में 1 करोड़ से ज्यादा है ना, तो 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% तो आएगा ही आएगा सरचार्ज। ओ बेटा, ओ बेटा जी, देखो आपका 1, अगर ये 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपका 15% तो आएगा ही आएगा। 2537 है या नहीं वो आपको देखना है। जैसे इस एग्जांपल में एक बात बता, इधर देख बेटा, इधर देख, जैसे आपका ये जो आपका क्या बोलते हैं, ये मान लो फॉर एन एग्जांपल ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे आपका फॉर एन एग्जांपल, हाँ ये वाला, तो ये वाले में जैसे मान लो आपका ये कैपिटल गेन स्पेशल वाला इनकम है, स्पेशल वाला टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम, तो ये मान ले तेरा नॉर्मल इनकम है, ये स्पेशल इनकम है, तो ये नॉर्मल इनकम ये वाला है और ये स्पेशल इनकम 3 करोड़ है, टोटल 3 करोड़ 60 हो गया। तो 3 करोड़ 60 हो गया, तो कैपिटल गेन पे अब आपको 15% तो लगेगा ही लगेगा, तो कैपिटल गेन और उस पे 15% और बाकी वाले पे भी 15% आएगा, अदर वाला जो है उस पे भी 15% आएगा, 15% तो आएगा ही आएगा ना यार। चलिए अब एक चीज समझिए, आपका ये हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 एक हैंडमेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, मिस्टर बीबी इज अ रेजिडेंट, एज 31 ईयर्स, गलत लिखा मेरा, 33 हो गया यार, ठीक है 31 ईयर। हिज इनकम डिटेल फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 आर एज फॉलोज, इनकम की डिटेल दे रखी है। कैपिटल गेन 112 वाला जो है वो आपका 2 लाख है, कैपिटल गेन 111 वाला है वो आपका 4 लाख है, और डिविडेंड का इनकम यहां पे है 13 लाख, और अदर इनकम है 3 करोड़ 34 लाख। अब एक बात समझिए, सबसे पहले आपको बोला है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, ये इंडिविजुअल है, तो एक बात समझिए, सबसे पहले अगर मैं टैक्स निकालने जाता हूं तो एलटीसीजी जो 112A वाला है वो 2 लाख है, टैक्स कितने पे लगेगा, सिर्फ 1 लाख पे, तो 10,000 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझिए, एसटीसीजी 111A वाला 4 लाख है, इस पे 15% की रेट से टैक्स कितना आ जाएगा, 60,000। डिविडेंड का इनकम तो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होता है ना, डिविडेंड का इनकम है वो तो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होता है, तो यहां पे डिविडेंड 13 लाख है और अदर इनकम 3 करोड़ 34 लाख है, तो ये टोटल मिला के आपका 3 करोड़ और 47 लाख हो गया। तो 3 करोड़ 47 लाख पे आपने टैक्स कौन सी रेट से निकाला, नॉर्मल टैक्स रेट से निकाला, स्लैब रेट से निकाला, तो ये स्लैब रेट से टैक्स आ गया। अब एक बात समझिए, ये आपका टोटल टैक्स आ गया, लेकिन एक चीज समझना, यहां पे आपको सरचार्ज है वो कैसे लगेगा, तो बड़ा सिंपल है, देखो सरचार्ज जो है वो कैपिटल गेन वाला जो इनकम है, कैपिटल गेन वाला जो टैक्स आया, ये 2 टैक्स, इस पे सरचार्ज कितना लगेगा, मैक्सिमम 15%। अब यहां पे ये तो आपका 3 करोड़ 53 लाख है टोटल इनकम, तो 1 करोड़ से ज्यादा है, तो भी बेटा यहां पे 2 करोड़ से ज्यादा है, तो भी कैपिटल गेन डिविडेंड पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना आएगा, 15%। तो ये जो तुम्हारा 10,000 एंड 60,000 है, इस पे तो आपका कितना आया, 10,500, 15% लिया, 15% आपने कैसे लिया, यहां पे 70,000 मल्टीप्लाई बाय 15%। अब एक चीज समझना, जो डिविडेंड का इनकम है उस पे टैक्स को कैसे सेग्रीगेट करेंगे, क्योंकि यहां पे आपने जो टैक्स निकाला है, यहां पे डिविडेंड और अदर इनकम दोनों इंक्लूड हो गई, और उस पे जो टैक्स आपने 1 करोड़ 2,22,500 निकाला है, इसमें से मैं डिविडेंड वाले टैक्स को अलग कैसे करूं, क्योंकि डिविडेंड का जो टैक्स है उस पे आपका मैक्सिमम 15% ही सरचार्ज लग सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे टैक्स है वो डिविडेंड का ले लूंगा। प्रोपोर्शनेट बेसिस कैसे लूंगा, क्या देखिए, मेरा 1 करोड़ 2,22,500 का टैक्स है जो कि 3 करोड़ 47 लाख पे है, तो आपका 13 लाख का प्रोपोर्शनेट टैक्स कितना आ गया, 13 लाख का आपका प्रोपोर्शनेट टैक्स कितना आ गया। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पे आपका टैक्स ऑन डिविडेंड मैंने नीचे दे रखा है, आपका 1 करोड़ 2,22,500 ये वाला जो टैक्स है वो 3 करोड़ 47 लाख पे है,
और मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड का इनकम कितना है 13 लाख, तो ये 3,82,976 आपका डिविडेंड पे टैक्स आ गया प्रोपोर्शनेटली। तो जो डिविडेंड पे टैक्स आया दैट इज द 3,82,976, इस पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना 15% लगेगा। तो इस पे ये 15% मैंने ले लिया 57,446। अब एक बात बताइए, मेरी बैलेंस इनकम कितनी बची, बैलेंस टैक्स कितना बचा। तो बैलेंस टैक्स में एक बात बताओ, मेरी बैलेंस टोटल इनकम कितनी है। तो अगर मैं ये 347 है टोटल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम बैलेंस, इसमें से मैं डिविडेंड को हटा देता हूं, तो डिविडेंड को हटाता हूं तो ये अपने आप में 334 हो जाएगा। तो 334 इटसेल्फ इट इज मोर देन द 1 करोड़, इटसेल्फ इट इज मोर देन द 2 करोड़, 2 करोड़ से भी ज्यादा है तो 25% सरचार्ज आएगा। तो अब तुम्हारा 334 पे जो बैलेंस टैक्स रहेगा, बैलेंस टैक्स कैसे निकालोगे कि 1 करोड़ 2,22,500, 1 करोड़ 2,22,500 का टैक्स था, इसमें से डिविडेंड वाला टैक्स है वो 382,976 था, तो बैलेंस कितना बचेगा दैट इज 98,39,524। इस पे आपका 25% की रेट से सरचार्ज आ जाएगा और फिर आप ऐड करोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो आपका यहां पे नेट टैक्स पेबल है वो आपका आ जाएगा। सो दिस क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे करना है, अगर डिविडेंड का इनकम भी दे रखा है, क्योंकि डिविडेंड पे भी मैक्सिमम सरचार्ज आपको जो लगता है वो आपका कितना लग सकता है 15% की रेट से लग सकता है। तो डिविडेंड का टैक्स क्योंकि स्लैब रेट से जाता है, तो डिविडेंड को अलग कैसे करोगे, डिविडेंड के टैक्स को तो आप क्या करेंगे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लेके उसको अलग करेंगे। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर 4 क्वेश्चन। यहां पे आपके ये 4 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाते है करके, ठीक है। एक बार आपको चाहिए तो चौथा क्वेश्चन एक बार वापस देख लीजिए, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। डन, चलिए सर पॉइंट नंबर 13 इज सिमिलर टू एग्जांपल नंबर 2। पॉइंट नंबर 13 ये वाला, बट ये बेटा 13 जो है इसमें इसमें अलग अलग दे रखा है। पहले पहले यहां पे ये अदर इनकम है, मैंने पढ़ाते टाइम इधर स्पेशल रेट की इनकम ये दे रही है, स्पेशल रेट की इनकम ये, तू कौन सा 13 बोल रही है जो मैंने लिखवा है उसमें, इसमें 13 है ही नहीं। अगर इसमें 13 बोल रही है तो 13 सही तो किया है। इसमें एक बात समझ, ये अदर इनकम है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग ये अदर इनकम है और ये स्पेशल रेट्स का इनकम है। तो एक बात समझ, 13 में आपका स्पेशल रेट्स का इनकम कितना है 1 करोड़ है, तो स्पेशल रेट का इनकम 1 करोड़ है इस पे, और ये तुम्हारा कितना 3 करोड़, टोटल 4 करोड़ हुआ, तो 15% तो लगेगा ही। तो आपका स्पेशल रेट्स की इनकम पे 15% और अदर इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 2 करोड़ ना। ओ बाबू जिनल दीदी, यहां पे जो ये 3 करोड़ है अदर इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 2 करोड़ ना, तो उस पर 25% आएगा ना। सही तो किया है, काय को कंफ्यूज हो रही है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं टैक्स रेट इन केस ऑफ द कंपनी। सर कंपनी के केस में क्या टैक्स रेट है, तो चलिए अब अपन पढ़ते हैं दैट इज टैक्स रेट इन केस ऑफ कंपनी। सो ऑल पीपल जस्ट फोकस हियर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टैक्स रेट्स फॉर कंपनी। कंपनी के लिए क्या टैक्स रेट है, तो कंपनी जो है, कंपनी जो है वो कंपनी 2 तरीके की होती है। वन इज द डोमेस्टिक कंपनी एंड वन इज द निखिल बोल रहा है कि अगर मान लो टोटल इनकम 2 करोड़ ही होता, अप टू 2 करोड़ होता, तो डिविडेंड को नहीं बाइफरकेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर टोटल इनकम 2 करोड़ है तो 15% सरचार्ज ले लो, खत्म हो गई बात, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए टैक्स रेट फॉर अ कंपनी, कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या है, तो देखिए कंपनी में 2 तरीके की कंपनी, एक होती है आपकी डोमेस्टिक कंपनी और एक होती है आपकी फॉरेन कंपनी।
अब आप बोलेंगे डोमेस्टिक कंपनी किसको बोलेंगे, फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे, आगे पढ़ेंगे डिविडेंड वाले टॉपिक में, ठीक है, वहां मैं बताऊंगा डोमेस्टिक कंपनी किसको बोलना है, फॉरेन कंपनी किसको बोलना है। अब एक चीज समझना, डोमेस्टिक कंपनी के केस में टैक्स रेट क्या है। तो मैं अगर टैक्स रेट की बात करूं तो टैक्स रेट में एक चीज ध्यान रखना, फॉरेन कंपनी के केस में तो 40% का टैक्स रेट है, फ्लैट 40% टैक्स रेट। लेकिन डोमेस्टिक कंपनी के केस में दो पार्ट। अगर डोमेस्टिक कंपनी का जो टोटल टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिट उस कंपनी का इज अप टू 400 करोड़, अगर मींस वो 400 करोड़ तक है, 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है, कौन से ईयर का, इन प्रीवियस ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 2021 का जो टोटल टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिट है वो अप टू 400 करोड़ है, तो उस केस में डोमेस्टिक कंपनी के केस में बेटा टैक्स रेट रहेगा आपका 25%। और अगर उस पर्टिकुलर केस में नहीं आते हैं, मींस अदरवाइज में आप आ जाते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो डोमेस्टिक कंपनी का जो टैक्स रेट रहेगा दैट इज द 30%। तो देखिए मैंने क्या बोला, टैक्स रेट फॉर द कंपनी, जनरल टैक्स रेट पढ़ रहे हैं आज। तो जनरल टैक्स रेट में डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट क्या होगा, दो पार्ट। डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर या ग्रॉस रिसिट इज अप टू 400 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर 2021 में, अगर अप टू 400 करोड़ है तो टैक्स रेट इज 25%, अदरवाइज टैक्स रेट इज 30%। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी टैक्स रेट इज 40%। फॉरेन कंपनी के केस में टैक्स रेट है वो आपका 40% है। अब एक चीज समझना है, यहां पे क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, डोमेस्टिक कंपनी के केस में ये लोग बोल रहे हैं कि भैया डोमेस्टिक कंपनी के केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि टर्नओवर प्रीवियस ईयर 2021 का अप टू 400 करोड़ है, तो उस पर्टिकुलर केस में टैक्स रेट 25% है। वाई 2021? टर्नओवर 2021 का रेफरेंस क्यों दे रहे हैं ये लोग? आपको टर्नओवर के लिए अगर बोलना भी था तो आप इस ईयर का बोलते भाई, आप इस ईयर का बोलते टर्नओवर कि चलिए अपन कौन से ईयर के लिए टैक्स निकाल रहे हैं, हम टैक्स निकाल रहे हैं प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए। तो मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से यह है कि लॉ मेकर्स ने ऐसा क्यों बोला, यहां पे रेफर जो किया वो प्रीवियस ईयर आपका 2021 के टर्नओवर से रेफर क्यों किया है, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? Can anyone explain that why they have referred the turnover of 2021? कि 2021 का टर्नओवर है वो 2021 का टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़, तो आपको इस साल में 25% का टैक्स रेट, अदरवाइज आपका 30% का टैक्स रेट। सो कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दैट व्हाई दे हैव मेंशन अबाउट व्हाई दे हैव गिवन द रेफरेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर 2021 टर्नओवर? इस साल का बोल देते यार, प्रीवियस ईयर 2022-23 का बोलते। Why they referred the previous year 2021 turnover? Can anyone tell me why? अच्छा, इस साल का बोलता है एंड में पता चलेगा, तो अपन तो रिटर्न फाइल करेंगे तब टैक्स तो भरना है ना, तो पता चल जाएगा ना, रिटर्न फाइल करेंगे तब तक तो। चलो लास्ट ईयर का बोल देते, व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट लास्ट टू लास्ट ईयर, व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट लास्ट टू लास्ट ईयर? क्या उस ईयर का टर्नओवर उस डोमेस्टिक कंपनी का अप टू 400 करोड़ है तो 25%, अदरवाइज आपका 30%। व्हाई इट इज? चलिए, किसी ने बोला है कि कोविड, ड्यू टू कोविड में भी न्यू टैक्स रिजिम केम फ्रॉम 2021। कुछ हुआ होगा उस ईयर में स्पेसिफिकली, इफ वी एडवांस टैक्स, कोई बोल रहा है कोविड, कोई बोलता है, मैक्सिमम पीपल मेंशन अबाउट कोविड, ड्यू टू कोविड। इसलिए कि उस साल का टर्नओवर जो है वो अप टू 400 करोड़ था, तो इस साल में आपको 25% की रेट से टैक्स लगेगा। रीजन इज बीइंग, इसका जो रीजन है वो रीजन मैं आपको बता दूं, इलेक्शन, नो इलेक्शन वाज इन 19 ना। रीजन इज बीइंग क्या खुशियामा मेंशन द राइट आंसर? मैं बता दूं, चलो एक बात बताऊं,
इंडियन जो माइंड है ना, इंडियन माइंड वो चिटिंग कर सकता है, और चिटिंग कर सकते थे अगर उन्होंने प्रीवियस ईयर, अगर उन्होंने करंट ईयर के टर्नओवर की बात की होती। अगर यहां पे उन्होंने बोला होता प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़, देन पीपल में मैनिपुलेट द टर्नओवर। वो प्लानिंग कर सकते थे, वो क्या करते पता है, टर्नओवर बढ़ाते ही नहीं, मतलब टर्नओवर को सेल्स रिटर्न बता देते, समथिंग कर देते, एंड दे कैन मैनेज द टर्नओवर ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर का टर्नओवर आप मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने इस साल के टर्नओवर का जिक्र नहीं किया। तो सर लास्ट ईयर का टर्नओवर बोल देते कि लास्ट ईयर का टर्नओवर, प्रीवियस ईयर 2021-22 का टर्नओवर। व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर? रीजन इज बीइंग कि गाइस अगर 2021 का टर्नओवर बोलते ना तो भी आप मैनिपुलेट कर सकते थे। कैसे? क्योंकि बजट आया, दैट बजट इज ऑन द 1st Feb 2022 एंड इन दैट प्रीवियस ईयर कैन आई से दैट द फेब एंड मार्च आपके हाथ में था। अगर 1st Feb 2022 को ऑन दिस डेट इफ निर्मला सीतारमण जी अनाउंस दैट कि प्रीवियस ईयर 21-22 टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़, देन up to 400 crore, then your tax rate will be 25%. So company can manipulate the turnover within 2 months because they have the Feb and March month. So Feb and March में पता चल जाता। इसके लिए उन्होंने क्या बोला, आप चेक करिए प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर, और 2021 का टर्नओवर जो है वो अगर आपका अप टू 400 करोड़ है, तभी आपको 25% की टैक्स रेट का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज बेटा आपको 30% की टैक्स रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा इन द करंट ईयर। So that's the reason behind that they mention the turnover of previous year 2021 because people cannot change the turnover of that year. दैट ईयर का ऑलरेडी फाइनलाइजेशन हो चुका होगा, उस ईयर का सब कंप्लीट हो चुका होगा। आज की डेट में आप उस ईयर का टर्नओवर चेंज नहीं कर सकते, ग्रॉस रिसिट चेंज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दे हैव रेफर्ड द टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर 2021। सो इन दैट ईयर इफ योर टर्नओवर ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी वाज अप टू 400 crore, then in current year tax rate is 25%, otherwise your tax rate is 30%, foreign company tax rate is 40%। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताइए, अगर कोई कंपनी ऐसी है जो उस साल में थी ही नहीं, कोई कंपनी ऐसी है जो उस साल में नहीं थी, मींस कंपनी वाज नॉट देयर इन दैट ईयर, कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन लास्ट ईयर ओनली, इन द प्रीवियस ईयर 21-22, या फिर कंपनी जो इनकॉर्पोरेट है वो इसी साल में हुई है 22-23। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, कैन दैट कंपनी कैन गेट द बेनिफिट ऑफ 25% टैक्स रेट और नॉट? If company is a new company, yes, हाँ प्रॉफिट इस साल का लेंगे, उस पर टैक्स निकालेंगे, बट टर्नओवर उस ईयर का देखना है टैक्स रेट के लिए। मेरा क्वेश्चन यह है, इफ कंपनी इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड देन व्हाट विल हैपन? इफ कंपनी इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड तो क्या होगा? बताइए बताइए बताइए। 30% और 25%, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड। आपने ऑफिस में क्या किया है? किसी ने ऑफिस में किया है वो बताना, मैंने ऑफिस में किया है। किसी ने ऑफिस में किया है? आजकल ऑफिस में तो 115BAA ले लेते हैं, 22% वाली, 22% प्लस वो। हाँ, क्या 25% का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? इफ इन दैट ईयर कंपनी वॉज नॉट इन एग्जिस्टेंस, उस ईयर में कंपनी एग्जिस्टेंस में थी नहीं, कंपनी एग्जिस्टेंस में ही लास्ट ईयर आई या करंट ईयर में आई। किसी ने किया है ऑफिस में? बोलता है डमी है, डमी। हाँ, ऑफिस में तो 22% वाली ले लेते हैं। हाँ, वो तो ऑफिस में तो क्या करते हैं, 115BAA में ऑप्शन है 22% टैक्स पर। बट एक बात बताओ, इन दिस केस इफ कंपनी वॉज नॉट एग्जिस्ट इन दैट ईयर, तो टैक्स रेट है वो 30% लगना चाहिए, 25% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिकॉज इन फाइनेंस एक्ट they have used the language is that total turnover or gross receipt of that year is up to 400 crore, then only there is a tax rate of 25%, otherwise 30%.
बट गाइस देयर में बी ऑल्टरनेटिव व्यू इन द मार्केट। बहुत सारे लोग ऐसा बोल सकते हैं, डिस्प्यूट कर सकते हैं, इस पे लड़ाई कर सकते हैं, बोलते हैं ऐसे कैसे, इट इज अ बेनिफिशियल प्रोविजन सो एसएससी शुड गेट दैट बेनिफिशियल प्रोविजन, एसएससी को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, इसको लेके लोग डिस्प्यूट कर सकते हैं मार्केट में करके। ठीक है, क्या आईसीआई ने आज तक इस पे कभी क्वेश्चन पूछा? एक बार आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा था और आईसीआई ने वहां पे 30% की टैक्स रेट लिया था। आईसीआई ने वहां पे 30% की टैक्स रेट लिया था। एक एमसीक्यू पूछा था आईसीआई ने कि उस ईयर में कंपनी नहीं थी, कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, तो उस केस में उन्होंने 30% की रेट से टैक्स लगाया था करके। ठीक है, 30% की रेट से टैक्स लगाया था, 30% की रेट से टैक्स लगाया था। तो आप क्या करेंगे, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप 30% की रेट से टैक्स लगा लीजिए अगर नई कंपनी है तो, बट आप ऑल्टरनेटिव में लिख लीजिए करके। ठीक है, कि देयर में बी ऑल्टरनेटिव व्यू मे बी पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर केस सिंस कंपनी वाज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन दैट ईयर, सो वी कैन अज्यूम दैट दैट ईयर टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़, सो वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ 25%। आप ऑल्टरनेटिवली लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट एमसीक्यू का अगर क्वेश्चन है तो आपको 30% की रेट से टैक्स लेना है। अब एक बात समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द सरचार्ज, जो अपन इतनी देर से पढ़ रहे हैं। एक चीज समझना, सरचार्ज के केस में, सर कंपनी के केस में भी सरचार्ज लगेगा क्या? आंसर इज यस। तो देखिए बेटा, कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के केस में सरचार्ज कैसे लगता है? तो कंपनी के केस में जो डोमेस्टिक कंपनी है और उसके बाद फॉरेन कंपनी, अगर डोमेस्टिक कंपनी के केस में नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़, तो आपका जो सरचार्ज लगेगा ना वो 7% लगेगा डोमेस्टिक कंपनी के केस में। एंड गाइस, अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है वो मोर देन 10 करोड़ है तो सरचार्ज लगेगा वो 12% लगेगा डोमेस्टिक कंपनी के केस में। एंड फॉरेन कंपनी के केस में 2% एंड 5%, फॉरेन कंपनी के केस में 2% एंड 5%। तो देखिए सरचार्ज कैसे लगेगा कंपनी के केस में। तो अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक कंपनी की, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका टोटल इनकम कितना है। अगर टोटल इनकम जो है नेट टैक्सेबल इनकम दैट इज मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ का लिमिट है यहाँ पे, 50 लाख वाला नहीं है जो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में पढ़ा था, वहां 50 लाख था, यहाँ 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है, अप टू 10 करोड़ है, तो आपका सरचार्ज विल बी 7%। एंड इफ नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 10 करोड़ देन सरचार्ज विल बी 12%। net taxable income more than 10 crore then surcharge will be 12%. But in case of the foreign company there is a 2% surcharge and 5%. Net taxable income more than 1 crore up to 10 crore then 2%, and if it is more than 10 crore then 5%. There may be a question in your mind कि sir why in case of foreign company that surcharge rate is less as compared to domestic company? Because guys, foreign company tax rate itself is more than like 30%. Here it is tax rate itself is 40%. So when tax rate itself is 40% then obviously यहाँ पे आपका जो सरचार्ज है उसका रेट उन्होंने कम रखा है करके। ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझना, क्या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा? आंसर इज यस। हियर आल्सो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%. सो इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी एज वेल एज फॉरेन कंपनी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको 4% लग जाएगा। अब एक चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है या लोकल अथॉरिटी है, पार्टनरशिप फर्म या लोकल अथॉरिटी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सो पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, सो फर्म इंक्लूड एलएलपी एज वेल एज लोकल अथॉरिटी। सर इनके केस में टैक्स कैसे लगेगा? तो इनके केस में बेटा जो टैक्स रेट है ना वो टैक्स रेट फ्लैट 30% है, मींस कोई स्लैब रेट नहीं है। कंपनी के केस में भी कोई स्लैब रेट नहीं था, यहां पे भी कोई स्लैब रेट नहीं है। तो पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसके केस में आपका टैक्स रेट है वो आपका 30% लगेगा, दैट इज द फ्लैट टैक्स रेट ऑफ 30%। लेकिन एक चीज समझना, यहां क्या सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस, यहां सरचार्ज लगेगा, बट सरचार्ज कितना लगेगा पता है? फ्लैट 12% सरचार्ज इफ नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 1 करोड़। तो नेट टैक्सेबल इनकम आपका 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसमें सरचार्ज लगेगा कितना? 12% की रेट से। सो टैक्स रेट है वो 30% है, सरचार्ज तभी लगेगा जब आपका नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। कौन सी रेट से सरचार्ज लगेगा? 12% की रेट से सरचार्ज लगेगा। अब एक चीज समझना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगेगा? तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपका 4% सब जगह। अब एक चीज समझना, अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में यहां पे बेटा टैक्स रेट कैसा होता है? एक स्लैब रेट होता है, बट स्लैब रेट छोटू सा स्लैब रेट है। कैसे है? अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो टोटल इनकम है, नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 10,000 है, 10,000 तक है, तो उस केस में आपका 10% की रेट से टैक्स लगेगा।
एंड इफ इट इज मोर देन 10,000 तो उस केस में 10,000 से लेके 20,000 तक का इनकम है, उस पर 20% की रेट से टैक्स लगेगा, और 20,000 रुपीज से जितना भी ज्यादा इनकम रहेगा बेटा उस पर आपका 30% की रेट से टैक्स लगेगा इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या होगा, नेट टैक्सेबल इनकम जो है आपका 10,000 तक है उस पर 10%, 10,000 से 20,000 है उस पर 20%, मोर देन 20,000 है उस पर 30%। अब एक और चीज समझना, क्या यहां पे सरचार्ज लगेगा, आंसर इज यस, यहां पे सरचार्ज लगेगा एट द रेट 12%। जो सरचार्ज है वो 12% लगेगा इफ नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 1 करोड़। मींस 1 करोड़ से ज्यादा जब नेट टैक्सेबल इनकम है तो उस केस में आपका बेटा यहां पे 12% की रेट से आपको सरचार्ज लग जाएगा। तो मैंने बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में सरचार्ज लगेगा 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो कौन सी रेट से, 12% की रेट से, और आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपका 4% की रेट से आ जाएगा। आपके होमवर्क ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किस में आएगी वो आप मुझे बताओगे, एज वेल एज ट्रस्ट कौन से पर्सन में आएगा वो आप मुझे बताओगे। निखिल बोल रहा है कि सर एनटीआई कैसे डिटरमाइन होगा, तो एनटीआई तो डिटरमाइन कैसे होगा, दैट ऑब्वियसली आप 5 हेड की टोटल की इनकम उसमें से आप डिडक्शन को लेस करिए, जो बचेगा वो एनटीआई, दैट इज नेट टैक्सेबल इनकम। तो एनटीआई कैसे डिटरमाइन होगा, वो तो आप 5 हेड की टोटल करोगे उसमें से डिडक्शन लेस करोगे, जो बचेगा दैट इज कॉल्ड योर नेट टैक्सेबल इनकम। ऐसे आप एनटीआई डिटरमाइन करेंगे। चलिए अब एक चीज समझना, मेरे को अगर आपको आज कोई भी आके बोलता है, आपको आके अगर कोई भी बोलता है, कोई भी पर्सन अगर आपको आके बोलता है कि अगर वो बिजनेस कर रहा है और उसको कोई एंटिटी बनानी है तो आप क्या सजेस्ट करोगे, बिजनेस करना सबसे सस्ता किसमें है टैक्स वाइज, क्योंकि आज आपने टैक्स रेट पढ़ी है, नॉर्मल टैक्स रेट, ये इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई पढ़ा आपने सबसे पहले, उसके बाद आपने कंपनी पढ़ा, उसके बाद लोकल अथॉरिटी पार्टनरशिप फर्म पढ़ा, एलएलपी पढ़ा। मुझे एक बात बताइए सबसे सस्ता क्या पड़ता है, अगर किसी की इनकम बहुत होने वाली है, मान लो 5 करोड़ से ज्यादा इनकम है, तो सबसे सस्ता क्या पड़ता है कि भाई ये इसमें बिजनेस कर लो, दैट इज द सस्ता, मींस विच इज मोर बेनिफिशियल टू टू डू द बिजनेस इन द कंपनी और एज अ प्रोपराइटर और अ पार्टनरशिप फर्म। आप क्या सजेस्ट करते हो, हाँ आप क्या सजेस्ट करोगे, व्हाट यू विल सजेस्ट। सपोज आपके पेरेंट्स ही बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे। मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं sole proprietor is more beneficial. Why sole proprietor is more beneficial? In sole proprietor there is a tax rate of 43%. How it is more beneficial? Because tax अगर मैं 5 करोड़ से ज्यादा का इनकम है, 5 करोड़ से ज्यादा का इनकम है, what you will suggest? Sole proprietor is not advisable because your tax rate will be 43%, 42.744%, because highest surcharge लगेगा बिजनेस की इनकम पे। तो आपका 30% प्लस 37% plus 4%. So it comes to 42.744%. Many people advise that, sir, go with the company. Many people advise that go with the company because in company tax rate will be either 25%. Assume we have not discussed till now special tax rate हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, 22%, 15%, वो छोड़ दीजिए आप। अगर आप कंपनी में जाते हैं तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट कितना रहेगा, अगर आप 25% लेते हैं तो 25% और इनकम इज मोर देन 5 करोड़ तो 7% सरचार्ज लगेगा, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, इट्स कम्स टू 27.82%। और अगर आप 30% का रेट लेते हैं तो 30% का रेट है प्लस आप 7% प्लस आप 4%, इट्स कम्स टू द 34%। 34%। Sai Karthi says that we will go with the company because many people will share the risk. Oh, great. 33%. मतलब कंपनी के केस में इट्स कम्स टू आइदर 28%, so 25 plus 7% plus 4%, it's 28% or 33%. Sanprit says that we will go with the firm. अगर मैं बताऊं ना लॉजिकली, अगर मेरे से आके कोई बंदा पूछता है कि सर आई एम हैविंग द मोर देन 5 करोड़ इनकम, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन आई शुड डू द बिजनेस, नॉर्मली आई सजेस्ट
कि यू शुड गो विद द पार्टनरशिप फर्म। व्हाई पार्टनरशिप फर्म? बिकॉज पार्टनरशिप फर्म में क्या चीजें है ना, कि पार्टनरशिप फर्म में अगर मान लो आपको ऐसा कोई ब्रांड क्रिएट नहीं करना है करके, ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा ब्रांड क्रिएट नहीं करना है या ऐसा कोई कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, then I always suggest either go with the normal partnership firm or limited liability partnership firm, because partnership firm में आपका कितना टैक्स आएगा? पार्टनरशिप फर्म में टैक्स रेट इज 30%, तो 30% प्लस 12% कम्स टू 33.6%। हाईएस्ट सरचार्ज मैंने ले लिया बिकॉज इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, आपका 12% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सो इट्स कम्स टू द 34.944%। नाउ आप मुझे ये बोल रहे हो, बोलोगे कि वाई सर यहां पे इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म योर इफेक्टिव टैक्स रेट जो आ रहा है वो इफेक्टिव टैक्स रेट आ रहा है 34.944%, बट इन केस ऑफ कंपनी इट वाज ओनली 25%, 28%, इफेक्टिवली 28%। व्हाई यू आर सजेस्टिंग द फर्म? रीजन इज बीइंग, एक बात समझिए, अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है, आपको पैसा यूज करना है अपने फायदे के लिए, अपने लिए यूज करना है, प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदनी है, तो आप कंपनी से पैसा निकाल नहीं सकते। कंपनी से पैसा आप एक ही फॉर्म में निकाल सकते हो, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और डिविडेंड इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। डिविडेंड इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। डिविडेंड है वो टैक्सेबल होता है शेयर होल्डर के हाथ में, पूरा डिविडेंड आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। और जब टैक्सेबल, एक तो कंपनी टैक्स भरेगी अपनी इनकम पे 25-28%, और वो डिविडेंड अगर देती है तो डिविडेंड वापस शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है एज नॉर्मल टैक्स रेट। तो आप समझिए यहां तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा टैक्स आ जाएगा। तो अगर मैं बात बताऊं, मैं बीबी वर्चुअल की मैं बात करता हूं, तो बीबी वर्चुअल अगर कंपनी है तो कंपनी से मैं पैसा नहीं निकाल सकता, कंपनी से मैं पैसा नहीं निकाल सकता। और पैसा अगर मुझे चाहिए तो मैं कैसे निकालूं पैसा? मान लो मुझे घर खरीदना है, मैं पैसा नहीं निकाल सकता कंपनी से, मैक्सिमम मैं रेम्यूनरेशन के फॉर्म में निकालूंगा, तो रेम्यूनरेशन इज ऑब्वियसली टैक्सेबल इन माय हैंड, वो तो टैक्सेबल होगा वापस मेरे हाथ में, ठीक है। रेम्यूनरेशन नो डाउट उधर अलाउ भी होगा, बट मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। बट अगर मान लो मुझे ज्यादा पैसा निकालना है तो मैं डिविडेंड के फॉर्म में निकालूंगा, तो डिविडेंड के फॉर्म में जब मैं पैसा निकालूंगा तो डिविडेंड इज अगेन टैक्सेबल इन माय हैंड। सो लॉजिकली अगर मैं बोलूं, अगर छोटा बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, और आपको लगता है कि आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, ऑलवेज फर्म इज अ मोर बेनिफिशियल, बिकॉज फर्म में क्या होता है, आप 35% टैक्स भर दो फर्म की इनकम पे, फिर आपका शेयर इन प्रॉफिट इन हैंड्स ऑफ पार्टनर इज टोटली एग्जेम्प्ट। मैं जो प्रॉफिट हुआ उसका मैं शेयर जो लूंगा वो मेरे हाथ में टोटली एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं। आपने 35% एक बार टैक्स भर दिया, उसके बाद जो आपका शेयर इन प्रॉफिट है, दैट शेयर इन प्रॉफिट इज टोटली एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ द पार्टनर। पार्टनर जो है वो पार्टनर के हैंड में आपका शेयर इन प्रॉफिट है वो एग्जेम्प्ट होता है। इसके लिए अगर मैं मेरी बात करूं, अगर मान लो कोई बीबी वर्चुअल है, हमारी इतनी इनकम है नहीं करके गरीब लोगों की, बट मान लो अगर मान लो हमारे जैसा कोई बिजनेस है, तो हमारे जैसे केस में हमको कोई ऐसे कंपनी बना के कोई जरूरत है नहीं, हम पार्टनरशिप फर्म में भी कर सकते हैं। सो आई शुड एडवाइज फॉर द पार्टनरशिप फर्म, बट अगर आपको ऑब्वियसली कुछ ऐसा स्टार्टअप बनाना है वगैरह, तो आपको कंपनी के फॉर्मेशन में जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके फैमिली बिजनेस है, आपके पेरेंट्स कभी पूछते हैं कि यार क्या करें, किसमें बिजनेस करें, 5 करोड़ से ज्यादा इनकम है वगैरह है, तो उस केस में यू कैन सजेस्ट देम द पार्टनरशिप फर्म करके, ठीक है। चलिए, हाँ, एंड फर्म इज वेरी लिमिटेड कंप्लायंस ऑल्सो। यस, कोई कंप्लायंस ही पार्टनरशिप फर्म में तो कंप्लायंस ही नहीं है। आप सोचिए कोई कंप्लायंस ही नहीं है, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करने की भी जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप फर्म है वो, उसको रजिस्टर्ड कराने की भी जरूरत नहीं है। देयर इज नो रजिस्टर, ओनली डीड बना दिया आपने, अप्लाई कर दिया पैन कार्ड के लिए, 5 मिनट में पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। तो इसके लिए पार्टनरशिप फर्म ऐसे छोटे बिजनेसेस के लिए, एंड इफ इनकम इज हाई देन वी सजेस्ट द पार्टनरशिप फर्म करके, ठीक है। बट ऑब्वियसली आप ऑल्टरनेटिवली कंपनी के साथ भी जा सकते हो, बट अगर कंपनी में ये है कि आप पैसा विड्रॉ नहीं कर पाओगे, आपको प्रॉफिट निकाल नहीं सकते, आप प्रॉफिट निकालना है तो वो डिविडेंड माना जाएगा और डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा, तो प्रॉफिट निकाल नहीं सकते। चलिए डन, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। आज मैंने टैक्स रेट आपको पढ़ाया और साथ साथ में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जिसमें ये 4 तरह की इनकम ऐसी है जिस पे आपको हायर सरचार्ज नहीं लगता है करके, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना बहुत है, कल कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को और कल नया टॉपिक कल चालू भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए बाय, आज के लिए इतना बहुत है। चलिए बाय, टेक केयर। ऋषि, कल मिलते हैं शाम को, ठीक है। चलिए बाय।